हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आशीष कुलेरी आपका स्वागत करता हूं एकेडी स्पोर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ईओआरओ के लिए पार्ट बी के लिए स्पेशली हमने योजनाओं का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और पिछली क्लास के अंदर हमने इंदिरा रसोई योजना के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी तक हमने एक योजना जो है वो डिस्कस कर ली है। इसके अलावा एक्ट वाला जो पार्ट है और जो नियम 3 आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंदिरा रसोई का हमने विद एमसीक्यू, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास के अंदर हम स्वच्छ भारत मिशन स्पेशली शहरी क्षेत्र के लिए जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन है, इसको हम कहीं भी अगर देख रहे हैं, कहीं भी इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम पहचानेंगे कैसे इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका जो लोगो है वो गांधी जी के चश्मे से इंस्पायर है। ठीक है, तो इसमें चश्मा बना हुआ होता है, जो गांधी जी का ऐनक है वो बना हुआ होगा और उसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ होगा और एक तरफ भारत लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। बाकी आपको जैसे थंबनेल में भी देखने से पता चल ही गया होगा स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस पृष्ठभूमि पे इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए 2014 के अंदर, तो इससे पहले कौन थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था उस टाइम पे, निर्मल भारत अभियान। ठीक है, अब निर्मल भारत अभियान जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही 2014 के अंदर विधानसभा सॉरी लोकसभा के जो चुनाव है वो कंडक्ट करवाए गए और गवर्नमेंट चेंज हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, निर्मल भारत अभियान तो चल ही रहा था पहले, फिर इसके अंदर कुछ एड ऑन करके और इसको और बेहतर बनाकर नई योजना जो है वो जारी करने की घोषणा की। ठीक है, अब ये घोषणा कब की गई, 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को झंडा फहरा के ये घोषणा की कि आज से अभी मैं घोषणा करता हूं कि इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, एक ऐसी योजना जारी करेंगे जिससे हमारा जो भारत देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो और ज़्यादा स्वच्छ हो सके। और जो भी प्रदूषण के कारण और स्पेशली गंदगी के कारण जो बीमारियां फैल रही थी उनको कैसे कम किया जाए। तो इसी घोषणा के चलते अक्टूबर 2 को 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती के ऊपर यह जो योजना है इसको चालू किया गया। अब जैसे ही ये योजना चालू की गई तो इसके दो भागों के अंदर चालू किया गया। एक तो क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ठीक है, और दूसरी जो योजना है वो शहरी क्षेत्र के अंदर जारी की गई। ठीक है, या लॉन्च की गई। तो हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये योजना है ये बेसिकली दो दो स्तर पर चलाई गई। एक तो चलाई गई पारिवारिक स्तर पर, ठीक है, पारिवारिक पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत स्तर पर। दूसरी चलाई गई है सामाजिक या फिर सार्वजनिक स्तर पर। भाई, एक तो ये है कि अगर हमें देश को साफ करना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपको कोई भी काम करना है तो वो खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी योजना को अगर आपको लागू करना है तो वो खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप अपना घर जो है उसको साफ रखोगे, उस सफाई को आप लगातार मेंटेन करोगे, तब जाकर आप कहीं ना कहीं अपनी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसके अंदर साफ सफाई करने की बात कर पाओगे। ठीक है, तो न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर इस अभियान को जोर शोर से चलाया गया। और मैं तो ये कहूँगा कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कोई योजना है तो वो कौन सी है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, दोनों ही पार्ट, शहरी और ग्रामीण। अब हम जैसा यहाँ पे देख रहे हैं साथ साथ में, जैसे मैंने जो गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहाँ से भी डाटा कलेक्ट किया है। डाटा के साथ साथ में मैंने यहाँ पे
जो भी हमारी स्लाइड्स हैं, पीपीटी है, तो इनके अंदर हमने विजुअल भी जो है वो यूज़ किए हैं। विजुअल क्यों किए हैं कि आपको देखने से और ज़्यादा याद होंगी बजाय अकेले सुनने से। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है 2022 के अंदर। और कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया है? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। अब जैसे ये प्रारंभ की गई है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई, तो एक टारगेट डिसाइड किया गया कि हम गांधी जी की 150वीं जयंती पर 150वीं जयंती पर 2019 के अंदर पूरा जो भी हमारा राष्ट्र है, देश है, भारत देश जो है, इसको ओडीएफ प्लस जो है घोषित कर देंगे। आगे बात समझ में? अब ओडीएफ प्लस का मतलब है कि खुले में कोई भी व्यक्ति जो है वो शौच नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर काफी जो है अभियान भी चलाए गए, और एक अक्षय कुमार की जो मूवी भी आई थी टॉयलेट, एक प्रथम टॉयलेट एक प्रेम कहानी के नाम से, तो वो भी आप सभी में ने देखी होगी। और नहीं देखी है तो निश्चित रूप से सोशल इश्यू के ऊपर जो भी मूवीज आती हैं, उन न केवल आपको एक अभ्यर्थी के तौर पर, परंतु एक देश का नागरिक होने के नाते आपको निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए, और अपने आसपास जो भी अवेयरनेस फैलाने की जो भी साधन है उनका उपयोग करके निश्चित रूप से सभी को सजग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था? 2019 तक ओडीएफ फ्री जो है वो घोषित करना है। आगे बात समझ में? अब जो ये योजना चालू की गई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना है, जितने भी शहर हैं लगभग 4000 प्लस शहर उस टाइम पे घोषित किए गए थे कि इतने नंबर जो हैं वो हम खुले में शौच मुक्त कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या रखी गई कि जो भी ठोस अपशिष्ट हैं, जो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, हम यहाँ पे शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शहरी स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम नगर पालिका की बात करेंगे। और नगर पालिका के अंदर जैसा कि हम नगर पालिका एक्ट पढ़ चुके हैं, तो नगर पालिका के अंदर किस किस को शामिल किया जाएगा? जितनी भी नगर पालिका है उनको किया जाएगा। उसके अलावा जो भी परिषद हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और जितने भी नगर निगम है उन तीनों को शामिल किया जाएगा। तो तीनों की हम बात कर रहे हैं कि तीनों के अंदर जो भी ठोस अपशिष्ट निकाला जाता है उसका वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाए? प्रबंधन किया जाए। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आपने सफाई अपने घर की कर दी, आपने क्या किया कि अपने जो भी घर है, जो भी आपका रहने का स्थान है, वहाँ पे आपने साफ सफाई की, और आपने जो भी आपका आम रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता, वहाँ पे डाल दी, उसका ठीक तरीके से प्रबंधन हो, ये भी इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव रखा गया। उसके अलावा जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन कैसे लेके आया जाएगा कि समय समय पर दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जो हैं वो अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, अभियान चलाए जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, उसके अलावा स्वस्थ गांव हो गया, स्वच्छ सोसाइटी, कोई भी XYZ नाम देके समय समय पर जागरूकता फैलाने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से जो भी आम जनता है, जो भी खुले में शौच करते हैं व्यक्ति, उनको सजग करना। जैसे आपने जनरली सुना होगा, आपके जो भी स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, वृद्ध आदमी है, जिनको स्पेशली टॉयलेट्स वगैरह के अंदर आदत नहीं होती, उनको खुले में शौच की आदत होती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी घर के अंदर आप जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार है और चाहे केंद्र सरकार है, उनके द्वारा अगर शौचालय बना दिया जाता है, उसके बाद में भी कई ऐसे लोग हैं जो उसको उपयोग नहीं करते। बना तो दिया, उसको लोग दे दिया, और फिर हम तो बाहर ही जाएंगे, हमारा तो माहौल नहीं बन रहा अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते हो। तो जनता की जब तक मेंटेलिटी नहीं सही हो जाएगी, तब तक आप कुछ भी बना के दे दो, वो इतना कारगर नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति हैं उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, उनके जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठानी पड़ेगी कि नहीं, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। अगर आप खुले में सोच करोगे तो उससे बीमारियां फैल सकती है, संक्रमण फैल सकता है, और जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो भी चीज़ है उनको समझानी पड़ेगी। आगे बात समझो, ये इनके 3 बेसिक मोटिव हैं। इनके आगे इनके क्या क्या घटक हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो योजना है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है?
आवासन और शहरी मामला के जो मंत्रालय है उसके द्वारा। इनको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो क्या बोला जाता है, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी। ठीक है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, हरदीप पुरी। ये तो होगी केंद्र सरकार की बात। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, तो इसको कौन लागू करता है, LSG, लोकल जो स्वायत्त संस्थान जो होती हैं वो इसको लागू करती हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईओ जो है वो नगर पालिका, नगर ये निकाय जितने भी हैं उनके अंदर बैठेगा, और मेन जो रोल होता है वो आप ही का होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप ईओ की तैयारी कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो आप सभी का सिलेक्शन होगा और आप ही इसके अंदर इफेक्टिव रोल जो है वो प्ले करने वाले हो। तो LSG का होगा। और यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर मंत्री कौन है, शांति धारीवाल। ठीक है। शांति धारीवाल जो है इसके कौन है, राज्य सरकार के मंत्री। ठीक है। हर बार यही होते हैं। जैसे अगर इससे पहले हम बात करें कांग्रेस सरकार की, तो भी उस टाइम भी ये डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे हम ये तीन घटक की यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। अब इन ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त करने के लिए, ये जो उद्देश्य हैं इनको पूर्ण करने के लिए हम कौन कौन सी कदम उठाएंगे, कौन कौन से ऐसी कार्य हमें करने पड़ेंगे जिसके तहत हम ये ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हमें IHHL, इंडिविजुअल हाउस होल्ड रेटिंग जो है उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक घर के अंदर जो भी लेटरिन है, जो भी शौचालय है, उसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र, राज्य तथा लोकल जो भी बॉडी हैं, लोकल जो भी निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनके द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। तो इसके लिए प्रत्येक घर में एक शौचालय का निर्माण हो। इसके लिए कुल किसी भी व्यक्ति को कितने मिलते हैं, 12,000 रुपये मिलते हैं। अब ये 12,000 रुपये जो हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार जो है वो 4,000 रुपये दे देगी इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब राज्य सरकार जो है वो कितने देगी, 4,000 रुपये देगी। ठीक है। उसके अलावा जो भी बाकी के 4,000 रुपये बचे हैं वो कौन देगा, ULB, मतलब जो भी लोकल निकाय है, जो भी स्थानीय निकाय है, अगर वो सक्षम है देने के लिए, तो निश्चित रूप से ये 4,000 रुपये किसके द्वारा दिए जाएंगे, जो भी स्थानीय निकाय इसके द्वारा दिए जाएंगे। कुल मिला के ये है कि ले दे के ये स्थानीय वाले भी किसको देने हैं, राज्य सरकार को देने हैं। तो अगर आपके पास में ऑप्शन ये आ जाए कि अनुपात कितना होगा, राज्य सरकार कितना देगी, राज्य सरकार का तो सॉरी, जो केंद्र सरकार है उसका तो डिसाइड किया हुआ है कि 4,000 रुपये होगा। अगर राज्य सरकार की हम बात करें तो राज्य सरकार का एक तो आ सकता है 4,000 ऑप्शन। अगर 4,000 का ऑप्शन नहीं आता है तो ध्यान रखना 8,000 भी सही माना जाएगा। अब ये क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 4,000 तो दे ही दिए, उसके अलावा जो स्थानीय निकाय है, जैसे आपके क्षेत्र की नगर पालिका है वो दे रही है, तो कुल मिला के वो आ कहाँ से रहे, राज्य की संचित निधि से ही रुपए आ रहे हैं। ठीक है। तो 4,000 भी सही है और 8,000 भी सही है, परंतु ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा, एक्यूरेट 4,000 का माना जाएगा। अगर 4,000 एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो अगर आपको देखने को नहीं मिलता तो फिर आपको 8,000 करना है। आगे बात समझ में। ये हमारा पहला ऐसा कार्य है जो हमें करना चाहिए था। ठीक है। उसके अलावा सेकंड और थर्ड में क्या होता है, एक तो होता है कम्युनिटी टॉयलेट्स। ठीक है। एक होता है पब्लिक टॉयलेट। कम्युनिटी टॉयलेट का मतलब ये हो गया कि मान के चलो, आपने जैसे पुरानी फिल्मों के अंदर देखा होगा, अमिताभ बच्चन या फिर जो भी पुरानी XYZ फिल्में हैं वहाँ पे आपने चोल देखी होंगी या फिर खोली देखी होंगी, खोली का नाम सुनना होगा कि ये मेरी खोली है। तो कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है, जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि केवल किसी एक व्यक्ति के पास में एक ही कमरा है, तो टॉयलेट कहाँ बना के दे दोगे आप उसको। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे इंडिविजुअल घर में बनाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी सोसाइटी के अंदर, जैसे यहाँ पे 10 घर है, ठीक है, घर तो क्या मतलब किसी के पास में 10 एक एक कमरे ही हैं। ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनके लिए एक कोने के अंदर अलग से सभी का कॉमन जो है लेट बाथ बना दिया जाता है, शौचालय बना दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये बाहर लोटा लेके नहीं जाए। आई बात समझ में। ऐसे टॉयलेट को क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट बोल देते हैं।
ठीक है। और पब्लिक टॉयलेट हो गया, जनरली इनका जो निर्माण होता है वो बस स्टैंड, बाजारों के अंदर, या फिर अभी बस का मतलब हो गया कि रेलवे स्टेशन भी आ गए इसके अंदर, ऐसे सार्वजनिक स्थान। हालांकि ये कम्युनिटी और पब्लिक है तो दोनों ही टॉयलेट जो है वो दोनों के दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, ठीक है। परंतु ध्यान में ये रखना है कि ये जो कम्युनिटी टॉयलेट है वो इंडिविजुअल किसी सोसाइटी के अंदर होगा, ठीक है। और पब्लिक वाला तो ये तो मतलब जैसे बस स्टैंड हो गया, बाजार हो गए, ऐसे स्थानों पे कौन सा होगा, पब्लिक टॉयलेट होगा। तो इन टॉयलेट्स का हम निर्माण करेंगे, आप इमेज में यहाँ पे देख भी सकते हो आराम से, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। एक तो आपको जैसे डोर टू डोर वाला आपने देखा होगा 2014 से पहले, अगर आप याद कर पा रहे हो तो पहले क्या होता था, किसी भी एक कॉलोनी के अंदर, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक कॉर्नर ऐसा होता था जहाँ पे हर कोई कचरा भगा भगा के जाता था, एक ऐसा स्पॉट होता था उस कॉलोनी का, एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे हर कोई कचरा भगा देता था। परंतु अब क्या हुआ 2014 के बाद में, मोदी सरकार ने जैसे ही ये मिशन चालू किया, एक एक योजना कैसे पूरे देश को बदल सकती है ये देखने का जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है कि जैसे ही ये योजना स्टार्ट हुई तो ये टिप्पर चले, ठीक है। टिप्परों को जैसे चलाया गया तो अब क्या हो रहा है, आपके घर से आगे कचरा उठाया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक गाना बजता रहता है कि भाई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वैसा एक आपने गाना सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड में भी रहा था ये रील्स वगैरह के अंदर। तो ये क्या करते हैं, डोर टू डोर जो है वो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, कचरे का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, जो भी वैज्ञानिक प्रबंधन है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये जो कचरा जाएगा, ये जो टिप्पर जो होता है, जो भी ऑटो होता है, कचरे वाली गाड़ी होती है, ये क्या करती है कि वहाँ पे जाके एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग इनको डिवाइड किया जाता है, सूखे कचरे को अलग किया जाता है और गीले कचरे को अलग किया जाता है, ठीक है। अब सूखा और गीले की अगर बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि टोटली जो है वो 3 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, जिस 3 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, जिसमें से एक डस्टबिन तो होता है स्काई ब्लू कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है रेड कलर का। अब जो ये रेड कलर का जो कचरा है, इसके अंदर हम जो भी जीवन संकट के जो कचरा होता है या कूड़ा होता है उसको शामिल किया जाता है इसके अंदर। कैसे, अब जैसे कोई आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी सिरिंज लगती है, ठीक है, इंजेक्शन लगता है, तो उसकी जो नीडल वगैरह होती है, कोई भी कांच का टुकड़ा हो गया या फिर सैनिटरी नैपकिन हो गई, ऐसी कंडीशन में उनको किस में रखा जाता है, रेड कचरे के अंदर रखा जाता है। कि मतलब इनको रिसाइकल का कोई मतलब नहीं है, इनको अगर मैनेजमेंट भी इनका करना है, अगर वैज्ञानिक तरीके से इनका कोई प्रबंधन भी करना है तो विशेष ख्याल इनका रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे संक्रामक जो भी बीमारियां हैं वो फैलने का डर बना रहता है। दूसरा होता है बायो कंपोस्ट। बायो कंपोस्ट का मतलब है कि हरे के अंदर हम वो चीज़ें रखते हैं, हरे डस्टबिन के अंदर, जो जैसे सब्जी का जो सब्जी के छिलके हैं या फिर खाना कोई बच जाता है वेस्टेज, तो ऐसी चीज़ें जो बाद में खाद बनाने के लिए काम में ली जा सके, उनको कहाँ रखेंगे, ग्रीन डस्टबिन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी बायो कंपोस्ट के अलावा जो सूखा कचरा है उसको हम कहाँ रखेंगे, नीले डस्टबिन के अंदर रखेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे अगर आप विजुअल से ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में आ जाएगा। ये जो पीपीटी है, ये जो स्लाइड है, वैसे मैं ये टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो आपको टेलीग्राम के लिए लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको क्या है, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो एक जो है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट नियम 2016 जो है वो जारी किए गए थे। जो हमने ये डस्टबिन से संबंधित और ये सब जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो इस नियम में दे रखी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का जो नियम है, तो सभी जितने भी नगरीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका है, परिषद है या फिर नगरीय निकाय है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको 2016 के ठोस अपशिष्ट नियम जो है वो मानने अनिवार्य होंगे। उसके अलावा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अच्छे तरीके से करना है, जैसा मैंने आपको सैनिटरी नैपकिन, इंजेक्शन की नीडल वगैरह वो बताए थे, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो नियम है 2016, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जितने भी कीचड़ या फिर जो मल सीवरेज वगैरह का जो वेस्टेज है उसको सुरक्षित रूप से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी हमने जितनी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ओडीएफ बताया था, और टारगेट भी मैंने आपको बताया कि 2019 तक हम ओडीएफ फ्री कर देंगे। तो ये चीज़ जो है ओडीएफ, ओडीएफ है क्या ओडीएफ, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आनी चाहिए थी। तो इसमें हम देखेंगे कि ओडीएफ की फुल फॉर्म जो है वो ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। तो मतलब खुले में शौच मुक्त जो है वो भारत हमें बनाना है। इसके लिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्थान जो है वो ओडीएफ कब डिक्लेयर किया जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए 12 पैरामीटर डिसाइड किए गए थे, कुल मिला के 12 पैरामीटर डिसाइड किए गए। और इन 12 पैरामीटर में से कोई भी जो भी निकाय है, चाहे वो नगर पालिका है, कोई गांव है, कोई शहर है, आप अक्सर सुनते हो कि ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर दिया, ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी स्थान 8 पैरामीटर इसको फॉलो कर लेता है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ओडीएफ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 12 पैरामीटर कौन से हैं कि सभी जगह पे टॉयलेट का एक्सेस होना चाहिए, मतलब हर आवश्यक जगह पे टॉयलेट जो है उसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये टॉयलेट होगा उसका 100% यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया और लॉक लगा के छोड़ दिया, ठीक है। जो भी टॉयलेट होगा वहाँ पे फ्लाई प्रूफ टॉयलेट होना चाहिए, मतलब मक्खियाँ, मच्छर, ऐसी जो एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे स्थान पे फैलाने वाले जो भी परजीवी हैं वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेप्टेज जो डिस्पोजल है, मतलब जैसे उसका जो वेस्टेज निकलता है टॉयलेट से, तो उसका जो है डिस्पोजल, निष्पादन जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए सीवरेज में या फिर जैसे भी, ठीक है। उसके अलावा जो हैंड वॉशिंग के लिए, एक तो हैंड वॉशिंग के लिए सोप होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हैंड वॉश होता है वो खाना खाने से पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सोप और वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी खुले के अंदर कचरा जो है वो दिखना नहीं चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई आप एक जगह ढेर लगा के रख रखा है आपने कचरे का, पूरे वैज्ञानिक तरीके से उसका निष्पादन होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए प्रॉपर। अगर वेस्टेज बायो कंपोस्ट वाला है तो उसको क्या, उसकी खाद बनाना, केचुए खाद के अंदर काम में लेना, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर स्कूल है उस क्षेत्र के अंदर तो वहाँ पे टॉयलेट का प्रॉपर यूज होना चाहिए, ठीक है। उसके समय समय पर टॉयलेट की सफाई होनी चाहिए स्कूल के अंदर। आंगनवाड़ी जो भी आंगनवाड़ी के जो भी परिसर हैं, जो भी क्षेत्र है आंगनवाड़ी का, उसके अंदर टॉयलेट होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए होने के बावजूद, ठीक है। और उसकी समय समय पर साफ सफाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये 12 पैरामीटर होते हैं। इन 12 पैरामीटर में से जो भी स्थान, चाहे वो गांव हो, कोई नगर पालिका है, कोई शहर है, वो इन 12 पैरामीटर में से 8 को अगर फुलफिल कर लेता है तो उसको क्या किया जाएगा, ओडीएफ प्लस, सॉरी ओडीएफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। अब बात आती है ओडीएफ, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ओडीएफ प्लस होता है और एक होता है ओडीएफ प्लस प्लस। ये ओडीएफ प्लस का मतलब है कि आपको ये तो 8 वाला सीन है, ये तो आपको फॉलो करना ही है। उसके अलावा इसका प्रॉपर रख रखाव करना है, जैसे टॉयलेट वगैरह का है, इनका क्या करना है, रख रखाव करना है, ठीक है। और साफ सफाई रखनी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, ओडीएफ प्लस हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि आपको मेंटेन करना है, जो आपने एक बार स्टार्ट कर दिया टॉयलेट वगैरह, तो उसको रख रखाव करना है प्रॉपर तरीके से, उसकी साफ सफाई करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, ओडीएफ प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में बात आती है ओडीएफ प्लस प्लस की। ओडीएफ प्लस प्लस में क्या होगा कि जैसे आप साफ सफाई कर रहे हो, ठीक है, और जो भी वेस्टेज निकल रहा है, जो भी टॉयलेट के अंदर से वेस्टेज निकल रहा है, उसका आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर पाओ। उसका सीवरेज सीवरेज के माध्यम से हो गया, जो भी सीवरेज का पानी है उसको आप जैसे खेती में काम ले लोगे, उसके जो वेस्टेज, सॉलिड वेस्टेज है, उसको आप खाद के अंदर काम में ले लेते हो। तो पूरे तरीके से अगर उसका डिस्पोज हो जाता है, डिस्पोज का मतलब निष्पादन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको ओडीएफ प्लस प्लस जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई डिक्लेयर कर देंगे, घोषित कर देंगे, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे तो हर कोई कर देगा भाई, जरूरी थोड़ी है कि कोई टॉयलेट बनाए। कोई भी अपने गांव का जो सरपंच है वो ओडीएफ घोषित कर सकता है। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया हुआ है, एक एक स्टेज बाय स्टेज जो है वो प्रोसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि एमओएचयू, मतलब जो भी
आवासन एवं शहरी क्षेत्र मामलों के जो मंत्रालय है उसकी जो वेबसाइट है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया है। और उस पोर्टल पर जैसे ही आप ये रूल्स और रेगुलेशन जो है या फिर जो भी पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो अगर आप उनको फुलफिल कर लेते हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी ये पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि भैया हमने 12 पैरामीटर थे, उसमें से 8 हुआ, 9, 10, 11 या फिर 12 जो पैरामीटर हमने फुलफिल कर लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे अपना अप्लाई करते हो तो वो फाइल आती है QCI के पास में, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल और ऑफ इंडिया, इसके पास में ये फाइल आती है। और यहाँ से जो एक टीम जो है, ये क्या करते हैं, स्थानीय जो भी टीम होती है उसके पास में ये डिटेल्स वगैरह भेजते हैं और इसका सर्वे करवाया जाता है प्रॉपर। सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर में, अलग अलग समय पर आके ये चेक किया जाता है कि कोई कचरा तो नहीं फैल रहा है, खुले में पानी तो नहीं है, प्रॉपर नालियां बनी हुई है, उन पानी नालियों के अंदर पानी की निकासी हो रही है, साफ सफाई है प्रॉपर। ये सभी चीजें डिस्कस करने के बाद में जो भी जिला कलेक्टर है, जो भी जिला कलेक्टर है वो क्या करेंगे, उस क्षेत्र को ODF प्लस या ODF प्लस प्लस जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अभी तक जो है हमने MOHU, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी के जो भी है उसको, उसके ही बारे में हम पढ़ रहे थे, परंतु ध्यान में रखना जो ये QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ही मतलब स्टार लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि QCI जो है वो अलग डिपार्टमेंट में है और जितनी भी इस योजना के बारे में बात होंगी वो हम केवल MOHU के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ कि 2019 तक टारगेट क्या रखा हमने, टारगेट ये रखा कि 2019 तक हम क्या कर लेंगे, ODF प्लस कर लेंगे, और निश्चित रूप से हमने इसको अचीव भी कर लिया। हालांकि जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान ने तो 2018 के अंदर ही, 2018 के अंदर ही ODF प्लस खुद को घोषित कर दिया था, ODF प्लस राज्य घोषित कर दिया था, ठीक है। परंतु जैसे ही ये डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद में क्या, अब ODF तो हो गया, मेन मोटिव तो हमारा ODF वाला ही था। फिर क्या हुआ कि जो भी केंद्र सरकार है उसका जो बजट घोषित किया गया 2021-22 के अंदर, उसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि हमने ODF तो कर दिया है, ठीक है, ODF वाला सीन तो हमारा क्लोज हो गया, उसको तो हम टारगेट अचीव कर चुके। अब क्या हुआ, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे 5 साल के लिए कचरा मुक्त शहरों की एक परिकल्पना जो है, एक थॉट रखा गया, और उसी थॉट को फॉलो करते हुए 1 अक्टूबर 2021 को, ये आपको ध्यान में रखना है, डेट आपको सभी ध्यान में रखनी है जो भी है, इसकी घोषणा भी ध्यान में रखनी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो घोषणा की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी, सॉरी किस डेट को की गई थी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2021 को। अब 1 अक्टूबर 2021 को यह कहा गया कि आने वाले जो 5 साल है, आने वाले 5 साल के अंदर हमारे राष्ट्र के जितने भी शहर हैं उनको हम क्या करेंगे, कचरा मुक्त घोषित करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने 2021 के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है तो 5 साल कब हो जाती है, 2025-26 के अंदर, तो 2025-26 तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शहर है उनको क्या किया जाएगा, कचरा मुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सरकारी सरकारी शौचालय हैं, सॉरी सरकार शौचालय से सुरक्षित प्रवाह, मतलब जो भी वेस्टेज जो निकलता है शौचालय से, वो मल हो गया, कीचड़ हो गया, उसके निपटान के लिए, या भी जो भी नालियां हैं, बड़े नाले हैं, उनके जो सेप्टेज का उपयोग जो है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, कैसे उनको उचित तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए, ये चीज़ हम 2.0 के अंदर टारगेट लेके चले थे, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसके लक्ष्य क्या है, देखो लक्ष्य मेन क्या क्या है, जो भी कचरे का स्रोत है उनका पृथक्करण, पृथक्करण का मैंने आपको बताया था कि गीला जो है, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उसको अलग अलग रखना है, ठीक है। जो भी खतरनाक जो भी कचरा है, खतरनाक का मतलब है कि जैसे इंजेक्शन की नीडल है, सैनिटरी नैपकिन है, मैंने आपको बार बार में बताया, तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम अलग अलग करें और उनका अलग अलग तरीके से ही प्रबंधन किया जाए,
ठीक है। सिंगल यूज जो भी प्लास्टिक है उसको उसको बैन किया जाए। भाई ऐसा प्लास्टिक नहीं हो कि जैसे आपने एक बार यूज किया और भगा दिया, उससे क्या होगा, ज्यादा प्लास्टिक जो है वो फैलेगा। और प्लास्टिक का आपको सभी को पता है कि अपघटन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है उसके लिए। ठीक है। वायु प्रदूषण के अंदर जो है वो कमी की जाए। निर्माण और विध्वंस की गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से, मतलब जैसे आपने कोई एक मकान बना लिया, 20 साल बाद में इसको आप तोड़ रहे हो वापस से, तो जो सीमेंट है, बजरी है, या जो भी कचरा निकलता है उसका आप प्रबंधन कैसे करते हो? आप तो भगा के आ जाते हो। अब वो कब अपघटित होगा, तो उसका प्रॉपर ढंग से तक काम में लिया जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर जो मोटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं। इसके अलावा जो भी अपशिष्ट जल है उसको, जैसे ही हम जल निकायों के अंदर छोड़ते हैं, तो उससे पहले उसको ठीक तरीके से उपचारित किया जाए। ठीक है। और ऐसा हमने जो है नगर पालिका एक्ट के अंदर एक धारा में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। नगर पालिका एक्ट की धारा। अब ये धारा जो है वो आपको कमेंट में लिखना है कि ऐसी कौन सी धारा थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी अपशिष्ट जो भी होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट करके उसी के बाद में सार्वजनिक स्तर के जो भी जल स्रोत है उसके अंदर छोड़ेंगे। इसका सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कोई फैक्ट्री चल रही है, वहां से पानी निकल रहा है, तो उस पानी को हम नदी में या फिर बड़े नाले के अंदर छोड़ने से पहले उसका प्रॉपर तरीके से जो भी केमिकल वगैरह हैं, खतरनाक केमिकल हैं, उनको उनके असर को कम किया जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 अक्टूबर 2021 को एक पोस्ट की गई थी, जो भी मिनिस्टर की जो साइट है, जो भी मंत्रालय की जो साइट है, वो उसके ऊपर। और क्या कहा गया था कि कैबिनेट जो है, सेंट्रल की जो कैबिनेट है, उसने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2025-26 तक के लिए अप्रूव कर दिया है। इसके तहत 1,41,46,600 रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए। ठीक है। अब जो ये टारगेट है वो टारगेट क्या है कि ओडीएफ वाला तो है ही, उसके अलावा जो फिजिकल स्लज है उसका मैनेजमेंट किया जाए। जितनी भी सिटी हैं उनके अंदर, जितनी जो सिटी, जितनी भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उनके अंदर भी ये योजना लागू करने का टारगेट रखा गया। ठीक है। और जितने भी शहर हैं देश के, उनको सभी को 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन मिले, ये हमारा टारगेट रखा गया था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, 2.0 का बेनिफिट क्या होगा कि एक तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि रिडक्शन ऑफ हैजर्ड्स एंट्री इनटू स्क्वेयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। मतलब ये बात है कि जो भी सीवरेज है या फिर जो भी सेप्टिक टैंक हैं उनके अंदर आपको जो साफ सफाई वाले जो कार्मिक हैं उनको खतरनाक तरीके से नहीं उतारा जाएगा। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, हालांकि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी न्यूज़ कम देखने को मिलती है, पर कोई भी अगर आपका साथी जो दिल्ली रह रहा हो या फिर दिल्ली कभी रहा हो थोड़े समय के लिए, तो उसने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह के जो बड़े महानगर है उनमें अगर अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बिना सुरक्षा के जो सफाई कर्मचारी हैं वो सीवरेज नालों के अंदर घुस जाते हैं सफाई के लिए, और फिर जहरीली गैसों के कारण या फिर अचानक से पानी के बहाव के कारण क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है। तो उनको प्रॉपर जो भी सिक्योरिटी है उनके इक्विपमेंट के साथ में उनको सेफ्टिक टैंक में उतारा जाए। ठीक है। एक इसका टारगेट क्या था कि जो भी व्यक्ति, हालांकि कानूनी रूप से ही है, काफी पहले बंद हो गया था, परंतु जो भी साफ सफाई कर्मी है वो हाथ से मेला वगैरह ढो के या फिर सर पे रख के एक जगह से दूसरे स्थान पर कचरा नहीं लेके जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो जल प्रबंधन का मैंने आपको बताया था कि जो अपशिष्ट जल है उसका खुले निकायों के अंदर, खुले जल स्रोतों के अंदर उसका जो है वो पॉल्यूटेड वाटर नहीं छोड़ा जाए। ठीक है। और जो भी हमारा विजन है गार्बेज फ्री इंडिया का, वो हम अचीव कर पाए। ठीक है। अब इस मिशन की 2.0 की क्या विशेषताएं हैं कि इसके अंदर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो एक तो क्या है, कागज का उपयोग कम से कम किया जा रहा है इसकी कार्यवाही के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसकी जो शिकायतों का निपटान है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन किया जाएगा। अगर आपके आसपास में कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो उसकी। ठीक है। और जितना भी कचरा प्रबंधन है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग किया गया है। अब करंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो हो गया जो बेसिक जो
आप सब जगह ही पढ़ते हो, करंट आपको अपडेट करके रखना है, क्वेश्चन पूछने की संभावना भी यहीं से बनेगी। नीति आयोग द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जो है हर वर्ष जारी की जाती है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री जी हैं हमारी इस योजना की, जो मंत्री जी हैं या फिर MOHU डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, वो कौन है? हरदीप पुरी। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने 2022 के अंदर जो है इसका क्या किया था, जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे जिले हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो साफ सफाई के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं और क्या उनकी रैंकिंग होती है, वो सब चीज़ें जो है उन्होंने एक लिस्ट या एक रिपोर्ट जारी की थी। तो इस रिपोर्ट के अंदर ध्यान रखना आपको, इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। मतलब ले दे की बात यह है कि इंदौर जो है वो पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर है साफ सफाई के अंदर। उनको स्कोर कितना रखा गया है? 7,146। ठीक है, MP का ये शहर है। आपको ये स्कोर भी मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि कम से कम एक दो तो रखोगे। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है, पहला ऐसा शहर है जिसको गार्बेज फ्री सिटी के अंदर 7 स्टार प्राप्त हुए। तो आप इसको भी 7 स्टार ही लगा के यहाँ पे याद रखोगे कि इंदौर जो है उसको ऐसी पहली सिटी है जिसको 7 स्टार प्राप्त हुए। अब अगर हम बात करें बॉटम सिटी की, है सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है यहाँ पे? गोरखपुर का रहा है। ठीक है, गोरखपुर यूपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा देखो, इंदौर का मैंने आपको बताया प्रथम स्थान है, सूरत गुजरात का दूसरा स्थान है और नवी मुंबई का तीसरा स्थान है। ये तीनों आपको टॉप 3 तो याद रखने हैं। इंदौर हो गया, मेरे साथ में आपको रिवाइज करना है। इंदौर हो गया, फिर उसके बाद में सूरत हो गया और उसके बाद में नवी मुंबई हो गया। ठीक है, ये है 100, मतलब एक 100 के का मतलब है कि 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसके लिए। ठीक है, और 10 लाख से कम के लिए कौन सा हो गया? पंचगनी तो टॉप पे है, और वाई जो है वो हो गया सबसे लोअर स्थान पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। मेन आपको इंदौर का ध्यान में रखना है। इंदौर है, इंदौर के बाद में दूसरा स्थान किसका है? सूरत का है, और सूरत के बाद में तीसरा स्थान कौन सा है? नवी मुंबई का है। ठीक है, और सबसे लोअर स्टेज पे कौन है? गोरखपुर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन था मेरे हिसाब से हमने पूरा डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं MCQ की। अगर आपको ये स्लाइड डाउनलोड करनी है तो आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर सकते हो। कहीं आपको कोई दिक्कत आती है इस योजना से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप में से कई साथियों ने पॉलिटी के MCQ सीरीज के लिए जो है वो कमेंट किया था। तो हम ऐसा करेंगे कि जो RPSC के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेंगे और जितने भी उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर कर लेंगे। जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन लगभग लास्ट 10-15 सालों के अंदर आए हैं वो मैं अरेंज करवा दूंगा वो, और फिर हम वो पूरे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका कोई मतलब ये आइडिया अगर आपको ठीक लगता है तो निश्चित रूप से मैं इस पे काम करके और 5-7 दिन के अंदर हम ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन का ऐसा सीन है कि जब तक क्वेश्चन दोनों तरफ से नहीं हो, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हो लाइव, जैसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो, तब तक क्वेश्चन सिंगल साइड इतना मज़ा नहीं आता। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, लाइव सेशन कर लेंगे, परंतु उसको एटलीस्ट आपको 3,000 आदमी तो करने पड़ेंगे चैनल पे, ताकि एटलीस्ट ये है कि हम लाइव सेशन करें, कुछ ऐसी सम्मानजनक जो संख्या है वो जुड़ सके लाइव के लिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर कर सकते हैं पॉलिटी के। और पॉलिटी का आप विश्वास मानो कि बहुत बड़ा वेटेज जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है EO और RO के अंदर। आ गई बात समझ में? तो चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो आप सभी को पता है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो जैसे ही NDA सरकार आई तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में किस वर्ष तक के लिए योजना तैयार की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद में उसके अंदर हमने क्या डिसाइड किया था कि 2019 तक गांधी जी की 150वीं जयंती पर हम क्या करेंगे, ओडीएफ डिक्लेयर कर देंगे, मतलब जो भी हमारा भारत देश है उसको खुले में शौच मुक्त देश के रूप में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 2021 के अंदर जो है हमने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये हमने चालू कर दिया था। आगे बात समझ में, 14 के अंदर हमने 2 अक्टूबर 2014 को इसको जारी किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में देश का कौन सा शहर जो है वो अव्वल रहा है, मतलब फर्स्ट रैंक पे रहा है? तो मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो रैंकिंग जारी की गई है स्वच्छता से रिगार्डिंग, तो उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? इंदौर ने, इंदौर एमपी ने। ठीक है, दूसरा स्थान किसका हो गया? सूरत का, गुजरात का शहर है सूरत। ठीक है, और तीसरा स्थान किसका हो गया? नवी मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और लास्ट स्थान किसका था? गोरखपुर, यूपी का। आगे बात समझ में, तो इसमें अव्वल दर्जा किसका हो जाएगा? इंदौर का। सूरत का मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी सेकंड रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का ऐसा कौन सा गांव है जो पहला गांव है ओडीएफ प्लस का? ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है बहुत सी एग्जामों के अंदर, दोनों अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा ये पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, दादिया जो गांव है वो तो पहला जैविक गांव है। ठीक है, उसके बाद में जाहोता जो है, जाहोता क्या हो गया? पहला ओडीएफ प्लस गांव है। डूंगरपुर जो है वो जैविक शहर के रूप में है राजस्थान के अंदर। फर्स्ट बायो जो भी सिटी है वो कौन सी है? डूंगरपुर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषण कितना किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का अगर निर्माण करवाया जाना है, किसी भी व्यक्ति के घर पे शौचालय का निर्माण करवाना है, तो कुल मिला के 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। अब ये 12,000 कैसे दिए जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार के द्वारा 4,000 रुपये, राज्य सरकार के द्वारा कितने दिए जाएंगे? 4,000 रुपये, और जो भी स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के द्वारा कितने दिए जाएंगे? 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने दिए जाएंगे? 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से मेला ढोने के लिए कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, एक अधिनियम जो है वो पारित किया गया था कार्मिकों के लिए जो मेला ढोते हैं। ठीक है, तो यह जो अधिनियम है वो भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में कब लागू किया गया, ये हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया गया है, परंतु मेन मोटिव यही है कि जो व्यक्ति अभी तक पूरा थ्योरी और जो भी हमारा एमसीक्यू की सीरीज चल रही है ये पूरा अगर कवर कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको बेनिफिट तो होने वाला है, और हर एक स्लाइड से उसको कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, 19 सितंबर 2013 को जो है इसको लोकसभा सॉरी पारित किया गया था, या राजपत्र के अंदर जारी किया गया था। ठीक है, 19 सितंबर 2013 को क्या किया गया? राजपत्र में जारी किया गया, और 6 दिसंबर 2013 को क्या हो गया है? लागू हो गया पूरे भारत के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक थैलियों की रोकथाम किया जाना अनिवार्य किया गया है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा भी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टाइम पे जो है कमेंट भी किया होगा नीचे। अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने नगर पालिका अधिनियम डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप जो है कमेंट कर दोगे या फिर आपको पता होगा। तो 248 की हम बात करें तो 248 जो है वो संबंधित है पशुओं के व पक्षियों के अभिग्रहण से। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें 238 की, तो ये 238 जो है वो 38 और 38 का है, ये दोनों किससे संबंधित है? एक तो पार्किंग से है, ठीक है, और उसके अलावा कौन सी है? वर्षा जल संग्रहण से। ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई आपको ये निश्चित रूप से याद है। ठीक है। और 257 का जो है वो फायर ब्रिगेड से संबंधित है, अग्निशमन से। तो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन कौन सा बच जाता है? 258। तो 258 के अंदर हम क्या है, प्लास्टिक के जो भी वेस्टेज हैं उनके बारे में हमने कैसे उनका डिस्पोज किया जाएगा और क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, ये चीज़ हमने 258 की जो धारा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया पर हम एमसीक्यू को में लेके चल रहे हैं इसको। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? तो केंद्र और जो राज्य है इसका वित्त पोषण कितना डिसाइड किया गया है? 60-40 का। 60% तो कौन हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 40% कौन हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और आप इस क्वेश्चन को जो है वो इम्पोर्टेंट लगा के रख लो, क्योंकि ये जो करंट का क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में राजस्थान की एकमात्र अवार्ड सिटीजन फीडबैक के लिए इसे दिया गया। मतलब सिटीजन फीडबैक का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिलाड़ा जोधपुर को ये सिटीजन फीडबैक अवार्ड दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 8वें सर्वेक्षण जो भी आयोजन किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 8वां जो है वो आयोजन किया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। वेस्ट टू वेल्थ। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई के अंदर होने वाली है, तो उस टाइम तक नया तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ये जो रैंकिंग वगैरह है ये निश्चित रूप से यही याद करनी पड़ेगी, इसमें आलस नहीं करना, आपको ये रैंकिंग ध्यान में रखनी है। एक एक क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम के अंदर आपका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करने वाला है, तो निश्चित रूप से आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। जितना डीप आप पढ़ सको, स्पेशली योजनाओं के अंदर एक एक जो, अगर आप 2 क्वेश्चन भी ले लेते हो तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि सिलेक्शन होने और नहीं होने में बहुत मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह हमारे हो गए हैं फिनिश, और मेरे हिसाब से हमने इस योजना के अंदर कुछ छोड़ा भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या करोगे? जो भी हमारे एक मिनट। हाँ, ये टेलीग्राम है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो स्लाइड्स हमने इस वीडियो में देखी हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको यहाँ तक आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट रहा है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। थैंक यू।